थैंक यू वेरी मच जनाब मोहसिन रफ़ीक साहब, हमारे चीफ कलेक्टर कस्टम्स एक्सपोर्ट्स हैं। मैम सियालकोट कलेक्टर कस्टम से हैं, आईओसीओ से कलेक्टर कस्टम्स हैं। हमारा आज का मीटिंग का जो था, इट स्टार्टेड फ्रॉम हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी 1 जून को, और उसमें हमारा सियालकोट चैम्बर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और वहाँ पर हमने अपनी गुजारिशात कुछ की जो कि बजट के हवाले से थी, और उसके साथ साथ मैंने कहा जी कि एक तो FTR फिक्स टैक्स रिजीम का बहाली होनी चाहिए, दूसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट थी कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें EFS सियालकोट के लिए ख़ास तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी एक्सपोर्ट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम स्मूथली इंपोर्ट ना कर सकें। इंपोर्ट होगी, वैल्यू एडिशन होगी, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझ आई, और उस वक़्त हमारे ऊपर ये रिकन्सिलिएशन के मसले भी थे कि लोगों की एक्सपोर्ट हो गई होती थी लेकिन साल के बाद रिकन्सिलिएशन होती थी, 6 माह के बाद रिकन्सिलिएशन होती थी। तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा मसला बना हुआ था कि हमारे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, उनको बैंक गारंटी और इंश्योरेंस गारंटी मज़ीद देनी पड़ती थी, और उसकी वजह से कई कई दिन, कई कई हफ्ते शिपमेंट्स इंपोर्ट के लिए ड्राई पोर्ट पे पड़ी रहती थी। ये बात PM साहब को समझ आई कि वाकई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं कस्टम से रिलेटेड, वो अगर होंगी तो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएंगे। और मुझे हैरानगी हुई कि हमारी एक मीटिंग में थे बिलाल अजहर कियानी साहब के, और उसमें अशर साहब भी थे। उन्होंने कहा जी कि हम तो बैंक गारंटी मांगते ही नहीं आपसे, हम तो इंश्योरेंस गारंटी आपसे मांगते ही नहीं, हम तो कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक दें। तो मैंने कहा जी ये तो हमारी भी डिमांड है कि हम पोस्ट डेटेड चेक दें, आप हम देने के लिए तैयार हैं पोस्ट डेटेड चेक। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सियालकोट के तो 100% एक्सपोर्टर जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोकल सेल तो वो कर ही नहीं रहे होते, इनकी शर्त है 60% एक्सपोर्ट। वेयर एज हमारे तो मतलब 99% एक्सपोर्ट हो रही होती है, लोकल सेल तो होती नहीं है। तो हम तो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनको हर तरह की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, एक कैटेगरी है जो। और हमने आज इस सेशन का और सब दोस्तों को मदऊ किया जो भी एक्सपोर्टर्स हैं सियालकोट के, हमने बड़ा मैम इसको बहुत वसी पैमाने पर तमाम मेंबर्स तक ये खबर पहुंचाई थी कि आज हम सेशन कर रहे हैं और आप लोग इसमें आए, तमाम एक्सपोर्टर्स। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे नुमाइंदगी है हमारे साथ आज। तो इस सिलसिले में जी पहले हम कलेक्टर साहिबा से प्रेजेंटेशन लेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और उसमें यही कि कौन सी कंपनी जिसकी 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, जिसकी अपनी फैक्ट्री है, किराए पे नहीं है, दे ऑल फॉल इनटू कैटेगरी A। तो मैम प्लीज़ आप टेक ओवर करें जी। थैंक यू। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम साहिबान। एहतशाम साहब, जैसे आपने कहा कि हमारी जो लास्ट मीटिंग आपसे हुई थी चीफ़ कलेक्टर मोहसिन साहब और मेंबर साहब शकील साहब की जो मौजूदगी में, उसमें हमारे चीफ़ कलेक्टर मोहसिन रफ़ीक साहब ने बड़ी वजाहत से तमाम कैटेगरीज़ आपको मुतारिफ़ करवाई थी, और उन कैटेगरीज़ के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट थे उसकी भी एक आगाही दी थी, और उन्हीं की डायरेक्शंस पर आज ये सेशन हमने मुनक्किद किया है। इसमें हम उन्हीं के एजेंडा को आगे लेके चलेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि आप पर मुकम्मल वजाहत हो कि किस सूरत में कलेक्ट्रेट आपसे पोस्ट डेटेड चेक लेगा और किस सूरत में कलेक्ट्रेट आपसे बैंक गारंटी और इंश्योरेंस गारंटी लेगा। तो आई होप ये सेशन जो है आपके लिए मुफीद हो, और ये इंटरैक्टिव होगा सेशन, क्योंकि आप दरमियान में जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहें, क्योंकि हमने कोशिश की है डिफरेंट सनारियोज़ बनाने की ताकि आपके लिए आसानी हो। हमने वर्किंग भी इसमें आपसे शेयर करेंगे कि एक सिनारियो जिसमें एक एक्सपोर्टर इंपोर्ट नहीं करता और सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो क्या सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट देगा। एक ऐसा एक्सपोर्टर जो 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है। एक ऐसा एक्सपोर्टर जो 60% से कम एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है। दरमियान में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, यू कैन प्लीज़ पुट इन दोज क्वेश्चंस। आखिर में करना चाहें तो भी ठीक है। नाउ वी विल बिगिन द सेशन, एंड होपफुली इससे आपकी क्वेरीज जो हैं वो सेटल होंगी। थैंक यू जी। आप प्लीज़ प्रेजेंटेशन ऑन करें।
ईएफएस की ऑथराइजेशन जो है वो 3 बेसिस पर दी जाती है। जो हमारा गवर्न करता है रूल 873, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो लास्ट 2 इयर्स की देखी जाती है। दूसरा जो बेसिस है वो फर्म एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेंट जो है वो दोनों बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन ईएफएस ऑथराइजेशन लेना चाहता है, तो ईएफएस के रूल्स जो हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दोनों की बेसिस पे भी ऑथराइजेशन ले सकता है। कैटेगराइजेशन अब एक्सपोर्टर्स की अंडर ईएफएस जो है वो 3 कैटेगरीज है मेन, ए, बी, सी। कैटेगरी ए में वो यूनिट्स फॉल करते हैं, सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर्स कम एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट जो है वो उनकी टोटल प्रोडक्शन से 60% से 60% है या उससे ज़्यादा है। अब ये 60% की जो बेंचमार्क है ये किस तरह डिटरमिन होता है ये हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा कैटेगरी ए में एक और रिक्वायरमेंट जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर किसी यूनिट की एक्सपोर्ट जो है वो 20 मिलियन से ज़्यादा यूएस डॉलर से ज़्यादा है पिछले 2 साल में, लास्ट 2 ईयर्स में, तो उसकी कम से कम एक्सपोर्ट अगर उसकी इतनी है तो वो कैटेगरी ए में फॉल करता है। इसके बाद कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी में वो मैन्युफैक्चरर्स कम एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट जो है उनकी प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन से 60% से कम है। इसमें एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि जो रूल हमें ये बताता है कि इसमें ऐसे तमाम मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जिनकी बेशक उनकी अगर 60% से नीचे भी हो एक्सपोर्ट टोटल प्रोडक्शन से, लेकिन अगर उनकी एक्सपोर्ट 20 मिलियन यूएस डॉलर से कम ऊपर है या 20 मिलियन यूएस डॉलर है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी ए में फॉल कर जाएंगे। कैटेगरी बी को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। B1 में वो तमाम यूनिट्स हैं जो जिनकी एक्सपोर्ट की हिस्ट्री 3 साल से ज़्यादा है, और B2 में वो यूनिट्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट की हिस्ट्री 3 साल से कम है। इसी तरह कैटेगरी सी जो है वो रिलेट करती है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर से, कमर्शियल एक्सपोर्टर से या इंटरनेशनल टोल मैन्युफैक्चरर से, और इसको भी सब कैटेगराइज किया गया है C1 में और C2 में। C1 में वो तमाम मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास जिनकी हिस्ट्री जो है सप्लायर्स की या उनके एज एक्सपीरियंस की वर्किंग एज कमर्शियल एक्सपोर्टर्स या इंटरनेशनल टोल मैन्युफैक्चरर्स 3 साल से ज़्यादा है, और जो 3 साल से कम जिनकी हिस्ट्री है वो C2 में फॉल करते हैं। अच्छा जी, ये बात समझने वाली है जी। सारी जो गेम है, सारा आपका किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं? हमारी एक्सपोर्टर्स बीइंग एन एक्सपोर्टर, हम किस कैटेगरी में हैं? क्या हमारी एक्सपोर्ट 60% हमारी एक्सपोर्ट जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग सारी 60% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम 20 मिलियन से डॉलर से ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट है, और मैन्युफैक्चरर्स। ये यहाँ पे या है। देखें इसमें बोर्ड ने, अगर आप ईएफएस को देखें ना, तो ये सबसे खूबसूरती ये वाली है कि हमने बड़े और छोटे का फर्क खत्म कर दिया कि 60% इररिस्पेक्टिव उसकी जितनी भी एनुअल प्रोडक्शन है, वो एनुअल प्रोडक्शन टोटल जो है ना, वो लोकल सेल और एक्सपोर्ट मिला के जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो निकलती है सेल टैक्स की रिटर्न से। उसका 60% से ज्यादा अगर वो एक्सपोर्ट करता है, तो ये छोटे के लिए भी ये इसमें बराबर हो गए हैं दोनों, बड़े और छोटे। या ऐसा हो सकता है कि एक यूनिट बहुत बड़ा है और उसकी लोकल सेल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए फिर अगला है कि 20 मिलियन तक अगर वो करता है तो फिर वो ए कैटेगरी में आएगा। तो ये दो, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आपका अगर कोई 100% एक्सपोर्ट एक यूनिट लगाता है, वो इररिस्पेक्टिव उसकी एनुअल प्रोडक्शन जितनी मर्जी है, हमने कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, उसका टोटल हमने देखना है सेल टैक्स से कि उसने कितनी लोकल सेल की है और कितनी उसकी एक्सपोर्ट है, और उसका 60% अगर एक्सपोर्ट है तो वो फॉल करेगा इन ए कैटेगरी। जी बिल्कुल ठीक सर, आपने बड़ा राइटली इंटरवीन किया है, और हमें ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हमें समझने में, बिकॉज हमारे ख्याल में मतलब यहाँ पर ही हम लोग लैग करते हैं कि हम लोगों उस को। दिन भी मुझे यही लगा था कि आप लोग इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो जो इसमें साथ ही आप 20 मिलियन को भी समझते हैं वो और है। हाँ, या या
60%? या वो इस उनके लिए किया गया है जो बड़े यूनिट्स हैं, जिनकी हो सकता है टोटल एनुअल प्रोडक्शन का 60% वो ना करते हो एक्सपोर्ट, लेकिन उनके लिए ये बेंचमार्क 20 मिलियन का रख दिया है कि चलो अगर उसकी 20 मिलियन से ज्यादा है एक्सपोर्ट, बेशक वो टोटल एनुअल प्रोडक्शन का 60% नहीं एक्सपोर्ट कर रहा, तो वो भी एक कैटेगरी में आ गया। जी, इसमें मैं भी वजाहत करती चलूँ, ये कैटेगरी ए है, जैसे मोहसिन साहब ने कहा है, इसमें आपको जहन नशी रखने की बात है 60% का बेंचमार्क के होना चाहिए आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी प्रोडक्शन से जायद, या $20 मिलियन, दोनों में से कोई एक जो कि एक्सपोर्टर की एडवांटेज में है, हम उसी पे कैटेगरी डिटर्मिन कर देंगे। और 2 साल, 2 इयर्स, सो 3 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिन करेंगी कैटेगरी ए में एक यूनिट को। इसके बाद रूल 876 जो है वो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट की डिटर्मिनेशन के हवाले से बात करता है। कैटेगरी ए के लिए जिस तरह बात रूल 874 में बताया गया कि वो दो सब कैटेगरीज बनाई गई हैं सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। सबसे पहले A1 है। A1 में वो तमाम मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर फॉल करते हैं जिनकी मिनिमम एक्सपोर्ट वैल्यू गुज़श्ता 2 साल में $20 मिलियन या उससे ज़्यादा है। ऐसे तमाम यूनिट्स को अगर वो EFS ऑथराइजेशन लेना चाहते हैं तो वो उनको सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इंडेमनिटी बॉन्ड और पोस्ट डेटेड चेक जो है वो सबमिट करना होता है। A2 में वो तमाम मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर फॉल करते हैं जिनकी एक्सपोर्ट $20 मिलियन से नीचे है। अब इसमें हम अगर 874 के साथ अगर देखें तो 8 कैटेगरी ए में वो हम देख रहे हैं वो ऐसे तमाम यूनिट्स जिनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से 60% से ज़्यादा हैं। तो वो लेकिन क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट अगर 20 मिलियन के थ्रेशोल्ड से नीचे हैं तो वो हमारे सेकंड A2 में फॉल करेंगी और उनका सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा किन दो चीज़ों का एक पीडीसी होगा, इक्वल होगा उस एवरेज एनुअल ड्यूटी एंड टैक्सेस के जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स में यूज़ किए अपने गुज़श्ता 2 साल में। और इसी तरह उससे ज़्यादा अमाउंट की अगर वो आप ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो वो उसके इक्विवेलेंट जो है बैंक गारंटी या इंश्योरेंस गारंटी सबमिट करनी होगी। इसकी जो वर्किंग एग्जांपल्स हैं वो हम आगे जाके सारी कैटेगरीज की और सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की देखेंगे। इसी तरह कैटेगरी B1 में जब हम जाते हैं तो कैटेगरी B1 में अगर वो तमाम यूनिट फॉल करते हैं जिनकी जो कैपेसिटी है एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से 60% से नीचे हैं, लेकिन इसमें भी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी सेल्फ ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे तमाम मैन्युफैक्चरर्स को भी वही बेनिफिट दिया गया है जो कैटेगरी A2 वालों को दिया गया है। इसमें एक तो ये है कि वो चेक देंगे उन ड्यूटी टैक्सेस की एवरेज के बराबर जो कि उन्होंने पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट किए इनपुट गुड्स की मंगवाई हो और उनके अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स की हो। अब ये इसमें कैटेगरी B1 में और A2 में यही फर्क है। एक तो कैटेगरी A1 में A2 में 2 साल की ड्यूटी टैक्सेस की एवरेज ली जाती है, जबकि कैटेगरी B1 में जो सेल्फ ओन्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए 3 साल ड्यूटी टैक्सेस की एवरेज ली जाती है पोस्ट डेटेड चेक की जो अमाउंट है वो डिटरमिन करने के लिए। और अगर इससे ज़्यादा एक्सेस जो ड्यूटी एंड टैक्सेस की रेमिशन या डिफरेंस अगर रिक्वायर्ड है किसी एप्लीकेंट को तो वो फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का फिर बैंक गारंटी या इंश्योरेंस गारंटी फर्निश करेगा। B1 की अगर रेंटेड फैसिलिटी है या B2 में भी इसी तरह तो उसमें भी बैंक गारंटी या इंश्योरेंस गारंटी देनी होगी। उसमें कंप्लीट बैंक गारंटी या इंश्योरेंस गारंटी होगी ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जाम्पशन के बराबर। इसी तरह C1 और C2 में भी B1 और B2 की सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रिपीट होंगे। ये सर पहली केस स्टडी है जिसमें ऑथराइजेशन दी गई है इंश्योरेंस गारंटी के अगेंस्ट। ये हमारा यूनिट ऐसा था जो एप्लीकेंट ऐसा था जिसकी इंपोर्ट हिस्ट्री 0 थी, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 60% से ज़्यादा थी उसकी टोटल एनुअल प्रोडक्शन का। ये यूनिट का प्रोफाइल है।
इस यूनिट ने 188 मिलियन की पिछले 4 साल में इसकी एक्सपोर्ट थी टोटल, और लेकिन इसकी इंपोर्ट हिस्ट्री जो है वो ज़ीरो थी, कोई इसकी इंपोर्ट हिस्ट्री नहीं थी, और एवरेज ड्यूटी एंड टैक्सेस इसके उसके बराबर, क्योंकि ज़ीरो बनते हैं। अगर हम इसकी 2 साल की, क्योंकि ये लाइसेंस जो ये दिया गया था 25-26 में, तो इसकी दो लास्ट 2 ईयर्स की जो एक्सपोर्ट बनती है वो अराउंड 100 मिलियन बनती है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैटेगरी के टाइम पे जो जिस तरह रूल के मुताबिक उनकी एक्सपोर्ट्स देखी गई, क्या वो 60% से ज़्यादा या 60% है उसकी टोटल एनुअल प्रोडक्शन का। इसके लिए दो क्राइटेरिया थे। एक तो यूनिट की अपनी डिक्लेरेशन जो वो अपेंडिक्स 1 में देता है सीरियल नंबर 7 में, कि वो जहाँ पे डिक्लेयर करता है कि वो अपनी उसकी टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की वैल्यू क्या है और टोटल एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू क्या है। दोनों केसेस में वो इक्वल थी। इसी तरह उसके सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो उसकी लोकल सेल्स ज़ीरो हैं, तो वो सारी, अब उसकी लोकल सेल्स ज़ीरो है तो वो सारी अपनी एक्सपोर्ट ही कर रहा है। अकॉर्डिंगली क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट 20 मिलियन यूएस डॉलर के बेंचमार्क से नीचे थी, तो उसको कैटेगरी A2 असाइन की गई। इसके बाद फेस वैल्यू और प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का मरहला आ जाता है। इसमें आईओसीओ ने उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटरमिन की। प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ ही वो वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स भी डिटरमिन कर लेते हैं जो उन्होंने जो जिसके अगेंस्ट वो इंपोर्ट करना चाहता है यूनिट। इस वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स के अगेंस्ट जो उसको डिटरमिन करके दी गई 12.8 मिलियन की उसको इनपुट गुड्स की वैल्यू दी गई आईओसीओ की तरफ से। जिस पीसीटी टैरिफ के अगेंस्ट उसको वो जो गुड्स वो इंपोर्ट करना चाह रहा है, उसके अगेंस्ट जो स्टैट्यूटरी रेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं उसके अगेंस्ट उसकी कलेक्ट्रेट ने फेस वैल्यू या ड्यूटी एंड टैक्सेस की जो एग्जेम्पशन वो अवेल करना चाहता है वो कैलकुलेट की, जो जो बनती है अराउंड 6.3 मिलियन। अब ये 6.3 मिलियन की वो ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जेम्पशन है जो उसको जिसकी ऑथराइजेशन यूनिट अवेल कर सकता है। फाइनल स्टेज आ गई सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट की डिटर्मिनेशन की। सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट की डिटर्मिनेशन के लिए हम रूल 876 से रुजू करेंगे दोबारा। इसमें कैटेगरी A2 में ये यूनिट फॉल करता है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट 20 मिलियन से नीचे है। अब कैटेगरी A2 में जब ये फॉल करता है तो एवरेज ड्यूटी एंड टैक्सेस जो इसके लास्ट 2 साल के हम देखेंगे, वो हमने जिस तरह यहाँ पर देखे एवरेज ड्यूटी एंड टैक्सेस इसके ज़ीरो थे क्योंकि इसकी इंपोर्ट हिस्ट्री नहीं थी। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। स्पोर्ट्स गुड्स की कंपनी है, पिछले 2 साल की एवरेज उसकी तकरीबन 10 करोड़ की एक्सपोर्ट है उस बंदे की। इस तरह ही है ना जी, जो आपने बताया 10 करोड़ इन्होंने उसको ईएफएस फैसिलिटी देनी है। 10 करोड़ में से इन्होंने जो कैलकुलेट किया है कि उसमें टैक्सेस 63 लाख के टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। 63 लाख की आपने कहा है ना, 63 लाख के 10 करोड़ की एक्सपोर्ट है, 1 करोड़ से कम 63 लाख के उसमें टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। अब ईएफएस फैसिलिटी में पोस्ट डेटेड चेक 63 लाख की वैल्यू तक का वो दे सकता है। अगर इससे ज्यादा इंपोर्ट करनी होगी तो फिर उस, जी आप प्लीज, अगर मैं गलत हूं तो। सर इसमें सर आप सही कह रहे हैं, वो ऐसे ही है। और फिर वो जो पहले बात हो रही थी कि देखें उसकी इंपोर्ट्स जीरो हैं, लेकिन फिर भी उसको दे दिया गया है क्योंकि ये कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स जो उसने की हैं वो, और उसकी बैकवर्ड फिर कैलकुलेशन करते हैं थ्रू आईओसीओ। वो उसमें से उसकी देखता है और फिर उसको बैकवर्ड निकाल के फिर उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है ना वो उसको दे देते हैं। तो वो जो सवाल था वो यही था ना कि जी अगर बेशक उसकी इंपोर्ट्स नहीं भी हैं उसको फिर भी सर कलेक्ट्रेट तो दे रहा है उसको ऑथराइजेशन। अलाउड टू गिव पोस्ट डेटेड चेक फॉर 6। जी वो A2 में है ना सर, तो A2 में जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है और इंडेमनिटी बॉन्ड। लेकिन हमारे जो हैं साहब जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एग्रीड नहीं है इस बात से, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। सर इसमें इस तरह ये सबमिशन है कि एवरेज एनुअल ड्यूटी एंड टैक्सेस के बराबर उसने चेक देना था जो उसकी लास्ट 2 ईयर्स की थी, और उससे एक्सेस अमाउंट के लिए उसने बैंक गारंटी या इंश्योरेंस गारंटी देनी थी।
सो उसकी क्योंकि एवरेज ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑफ द लास्ट 2 years जो उसने एक्सपोर्ट्स में यूज किए हैं वो जीरो बनती है सर, उसने क्योंकि उसकी इंपोर्ट हिस्ट्री नील थी। अकॉर्डिंगली उसको सिर्फ इंश्योरेंस गारंटी जो उसकी फेस वैल्यू के अगेंस्ट यूनिट ने इंश्योरेंस गारंटी सबमिट की। जी नहीं, पर आपने उसको जीरो कैसे कर लिया? आपके ड्यूटी टैक्सेस निकल तो आए हैं कि जो उसने एक्सपोर्ट की है उसके अंदर के, इस वजह से कि उसकी अपनी इंपोर्ट्स ही कोई नहीं है। जी सर, उसकी इंपोर्ट्स कोई नहीं है। ये स्लाइड सर देखिए, इंपोर्ट हिस्ट्री नील, ड्यूटी टैक्सेस उसके अगेंस्ट वर्कआउट ही नहीं हो सके, सो दिस इज जीरो। नहीं तो आपने 63 मिलियन कैसे किया? वो पहले 63 लाख रुपया जो है। नहीं, वो तो सर इन्होंने एक्सपोर्ट में से निकाल लिया ना कि आपने इतनी एक्सपोर्ट की है तो इस, क्योंकि ये निकालते एक्सपोर्ट में से है। पर ये बंदा अगर इसने इंपोर्ट कोई नहीं करनी तो ये ईएफएस के लिए इसको फायदा क्या हो रहा है सर? कि ये इंपोर्ट तो पहले कुछ किया ही नहीं इसने आज तक, अब इंपोर्ट करना चाहता है। आगे से इंपोर्ट करना चाहता है ये कंपनी, तो इसको क्या सर? पीडीसी बनता है ना इसका, सॉरी पिछले 2 साल की हिस्ट्री देखकर इससे पीडीसी लेना सर चाहिए। ये नहीं, सर पर ये ये तो इंपोर्ट पहले इंडस्ट्री करता ही नहीं ना। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जाहिर है मार्केट से लेता है ना, अब आगे से ये इंपोर्ट की इसकी ख्वाहिश है या क्या है? ये तो पहले इंपोर्ट कर ही कुछ नहीं रहा। आगे से ख्वाहिश भी है, जरूरत भी है। सॉरी। आइंदा इंपोर्ट करने की ख्वाहिश भी है और उसकी जरूरत भी है सर। लेकिन सर मौजूदा सिनारियों में जब आपने वर्किंग करनी है तो आपने एवरेज लेनी है ड्यूटी टैक्सेस की इंपोर्ट साइड पे, उसमें मौजूदा सिचुएशन में चूंकि उसने की नहीं है इसलिए वो नील पर उसकी। ये मैडम, ये कितने केस हैं ये इस तरह के जिसमें इंपोर्ट हिस्ट्री जीरो होती है? सर अभी तो मेरे पास कोई सर you have some- सर ये तो एक सिनारियो है जो कि है इस वक्त प्रेवलेंट, अभी नंबर नहीं, ये तो है, पर ये तो बहुत कोई होगा, मतलब कम इश्यूज होंगे जिसमें एक बंदा इंपोर्ट, कोई एक पैसे की भी इंपोर्ट उसकी अपनी है ही नहीं। ये तो आपके नॉर्मल रूटीन में ये बहुत सारे केसेस नहीं इस तरह सर, के होते हैं। ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। नहीं सर, लेकिन ये इस पे कॉमन हमें क्लैरिटी चाहिए ना कि ये तो फिर उसको आपके बकौल जिस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग आपने उस दिन क्रिएट की थी, इट वाज सेड कि जी उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से उसके टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे, जो कि इन्होंने कैलकुलेट भी किए हैं। तो हमें फिर उसके अगेंस्ट इसको अगर हम A2 कैटेगरी में करते हैं तो फिर इसको पीडीसी देना चाहिए। तो इसको अगर आप इंश्योरेंस गारंटी ले रहे हैं फिर तो उसकी रूह के मुताबिक नहीं हम। हाँ, ये मेरे हिसाब से तो इसमें आपको आई बॉन्ड पोस्ट डेटेड चेक ही लेना चाहिए। आप इसमें जो इंश्योरेंस गारंटी लेते हैं मैडम इस केस में, वो किस रूल के तहत लेते हैं? वो तो एक्सेस की बात की हुई है ना कि एनी एक्सेस, अगर वो जो उसकी कैलकुलेशन में बनती है 63 जिस तरह थी उससे ज्यादा अगर वो आपसे डिमांड करता है, वो इवन ये भी तो उसका डिसीजन हो सकता है कि मैं अगले साल मैंने इंपोर्ट करनी है, तो आप उसको, कि उसने पहले कभी नहीं की, ये उसको आप इंश्योरेंस गारंटी थोड़ी मांगेंगे उससे, आई वांट पोस्ट डेटेड चेक ही देंगे और मांगेंगे उससे। वो आगे से वो इंपोर्ट करेगा और आपको दिखाएगा इंपोर्ट। यस सर। मैम इसमें 12.89 मिलियन की असल में इसमें ना एहतिशाम साहब, बेसिकली इसके अंदर इस सिनारियो को अगर आप देखें ना तो ये कहीं पे भी बड़ा क्लियरली रूल्स में इस सिनारियो को कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया गया ना, कि एक बंदा है जिसकी ये वाली चीज जो है वो इंपोर्ट पहले नहीं था करता लेकिन उसकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री है। नाउ इट इज नॉट वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड कि जी इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो सर फिर इस इस तरह सिचुएशन में यही होगा कि आप जो उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं वो उसको देख के करेंगे कि यार उनको कौन सी सही लगती है। अब मेरे हिसाब से तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि अगर वो नहीं भी उसकी पहले इंपोर्ट हिस्ट्री पर उसकी एक्सपोर्ट अगर है तो आपने उसको ईएफएस की ऑथराइजेशन देनी है। A2 में फाइल करता है, A2 में तो कहीं भी नहीं है कि इस सिनारियो में आप, वो तो अगर कोई एक्सेस मांगेगा तो उस 63 से एक्सेस मांगेगा तो वो आप इंश्योरेंस गारंटी लेंगे, ये तो आई बॉन्ड पोस्ट डेटेड चेक ही और लेंगे। सर, इस तरह का ये केस सिनेरियो ये भी बन जाता है कि मैंने पिछले 2 साल इंपोर्ट ही नहीं किया है,
उससे पहले मैं 10 साल करता रहा हूं। तो चूंकि आपने तो पिछले 2 साल की लेनी है एवरेज, तो मैंने अगर इंपोर्ट नहीं किया है तो फिर मैं भी उस कैटेगरी में निकल जाऊंगा पोस्ट नहीं, डेटेड। वो एक्सपोर्ट तो कर रहा होगा ना सर 2 साल। मैं पिछले 10 साल से या 20 साल से कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट के लिए तो इसके अंदर एक्सपोर्ट ही लेनी है ना, और फिर उस एक्सपोर्ट में से इसको आपने रिवर्स बैक फॉर्मूला के जी, तहत निकालना है कि कि फिर इसके अंदर कितने के ड्यूटी टैक्सेस इन्वॉल्व हों। 20 मिलियन से कम, ये वाला सिनारियो सर, ये $20 मिलियन से कम वाला सिनारियो है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। $20 मिलियन हाँ, से तो ए टू में चली गई ना। 2 में चला जाएगा ना सर, A1 में तो तो नहीं ए टू ए नहीं, तो A2 में भी आईबॉन्ड पोस्ट रेटेड चेक ही है ना। उसमें सर हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपने जैसे कहा इंटरप्रिटेशन की बात है, इसमें लिखा हुआ है नहीं, ना आपने 63, मैडम 63 लाख कैलकुलेट कर लिया ना उसका। सर, पीडीसी आपने उसके अगेंस्ट देना है जो एवरेज आप निकालेंगे एनुअल ड्यूटी टैक्सेस ऑफ इनपुट गुड्स जो कि यूज हुए हैं एक्सपोर्टेड गुड्स पे। जब हम एवरेज ही नहीं निकाल पा रहे, एवरेज ही जीरो है। आपने निकाल ली ना 63 लाख। नहीं सर, ये इंपोर्ट साइड पे ड्यूटी टैक्सेस की एवरेज है, ये निल है, इंपोर्ट हिस्ट्री निल है। इस पे वो इस तो समझ देखें देखें, यही मैं कह रहा हूँ, यही आप लोग इंटरप्रिटेशन जो यहाँ पे। अब मैं कराची में अगर देखता हूँ ना, तो कराची में जिस तरह आपने निकाली है वो इस तरह नहीं निकालते। ओके। वो तो सिंपली एक्सपोर्ट देखते हैं और उसके बाद उसको 30% उसकी वैल्यू एडिशन माइनस करते हैं, 70% जो आता है उसमें से 35% करते हैं, और उसको, क्योंकि ये कैलकुलेशंस होनी ही एक्सपोर्ट की बेसिस सर ये पे यहाँ है। यहाँ तो पे वो आप उसको, A2 में लेकिन आप इस चलें, ये है अगर, तो आप इसको इंश्योरेंस गारंटी किस रूल के तहत लेते हैं? पीडीसी पे फिर वो तो आपको क्वालिफाइड डिनाई पीडीसी नहीं, नहीं, कहीं लिखा होना चाहिए ना कि जी इस सिनारियो में आप फिर उससे इंश्योरेंस गारंटी लेंगे। सिनारी। आपको तो उसको डिनाई कर देना चाहिए कि जी तूने तो कोई इंपोर्ट्स की ही नहीं, तो इसलिए तुझे तो हम ये ईएफएस दे ही नहीं सकते। सर ये तो कहीं कैटेगोरिकली रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी ने इम्पोर्ट नहीं की तो हम उसे डिनाई करेंगे। सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट में अलबत्ता हमें ऐसा लगता है कि ये हमें ये कह रहा है पीडीसी उसके अगेंस्ट आपने सिक्योर करना है जहां आप एवरेज एनुअल ड्यूटी टैक्सेस ऑफ इनपुट गुड्स डिटरमिन कर सकें। इसके उस खाने का आप न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो है। अब अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो है उसमें, तो अब हम किसके अगेंस्ट। मैडम, ये तो नहीं लिखा हुआ कि ही हैज टू बी, उसने खुद इंपोर्ट भी किए हों। आपने अभी भी तो उसको किया, पीछे से आप चले, फिर उसका देखा कि कौन से टैरिफ में उसकी गुड्स हैं जो कि उसने शो की हैं इनपुट गुड्स की, और फिर उसके मुताबिक उसके निकाल लिए। सो ये मेरे ख्याल में तो इस पे आईबॉन्ड पोस्ट डेटेड चेक होना चाहिए। आगे चलें, कोई और सिनारियो दिखाएं। ठीक है सर, सर, ओके। यही बात आपकी जो पिछली मीटिंग, लास्ट मीटिंग हमारी आपसे हुई थी, उसमें हम यही समझे थे जो आप अभी कह रहे हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो किसी से माल खरीद के अपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है इंस्टेड ऑफ कि उसने डायरेक्टली खुद इंपोर्ट किया हो, उसकी हिस्ट्री कोई नहीं। लेकिन वो मटेरियल चूंकि पाकिस्तान में नहीं बनता, किसी ना किसी ने उस पर ड्यूटी पे करके वो लेके आए, जिनसे जैसे कि हमारे प्रेजर साहब ने उसमें से 63 लाख रुपए निकाले हैं। तो वो जो मटेरियल है, जो 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 वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहा है, उसी का तो उसने निकाला है ना। वो कहीं ना कहीं से तो उसने लिया है, और वो दैट इज ड्यूटी पेड। इसी तरह एक्सपोर्ट में जो हमारा रिबेट है, वो डायरेक्ट तो उसने इंपोर्ट नहीं किया होता, लेकिन वो जब रिबेट उसको मिलता है, उस ड्यूटी ड्रा बैक है ना उसका, जो एक्सपोर्ट वो कर रहा है, तो वो मटेरियल इंपोर्ट हुआ कहीं ना कहीं से, तो उसी को हम ले रहे हैं। तो आपकी बात से भी हम यही समझे थे। शुक्रिया। नहीं, सही है मेरा। मैं तो इस पे, मुझे तो क्लैरिटी है कि ये एक्सपोर्ट लेड स्कीम है। आपने एक्सपोर्ट के से निकालनी है कि इसके ऊपर कितने ड्यूटी एंड टैक्सेस एग्जेम्प्ट हुए होंगे या दिए गए होंगे, और वो आपने उसको एग्जेम्प्ट कर देना है, और वो अगले साल वो इंपोर्ट करेगा वो, और आपको दिखाएगा। और वो अगर कैटेगरी ए में है तो A2 में है तो आई बॉन्ड पोस्ट डेटेड चेक हो। हमारे ख्याल से इस सिनेरियो में उसने चूंकि कोई ड्यूटी टैक्सेस इन्वॉल्व ही नहीं थे, उसने चूंकि इंपोर्ट ही नहीं की हुई थी, इस वजह से
हम उससे पीडीसी किस तरह सिक्योर कराएं, क्योंकि पीडीसी उसी वक्त सिक्योर होगा जब ड्यूटी टैक्सेस इनपुट गुड्स पे वर्कआउट होंगे। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चूंकि वो ठीक है, आगे आगे चलें मैडम। आगे आगे चलते ठीक है, अगला सिनारियो दिखाएं। उसमें आपकी वो उस लोग बाय आपकी जो है। अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें भी वजन है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है वजन उसमें। आपने जाहिर है थोड़ा उस साइड से देखा कि इसको सिक्योर कर लेते हैं बिकॉज इसके अंदर ये वाला एक इशू है, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल। बट आई थिंक इसमें आई बॉन्ड पोस्ट डेटेड चेक ही बनता है। थैंक आगे चलें। मे बी सर दो रूल्स के अंदर इस तरह की फिर हम अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं जो कि अभी बन रहे हैं, इफ यू फील। आप तो उस कमेटी की मेंबर हैं ना मैडम, इस सिनारियो को उसमें क्लियरली कवर कर देना चाहिए। जो ऑलराइट। हम जो वो श्याम साहब, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, मेंबर साहब ने बनाई थी, तो हमने उसकी रिपोर्ट तकरीबन फाइनल कर ली है। उसमें हम इसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ, ताकि ये आगे भी मुख्तलिफ, क्योंकि शहरों में डिफरेंट किस्म की वो होता है, तो हम इसको और भी क्लियरली उसमें भी कर देंगे सर इस प्रॉपरली। चीज को अशर साहब, जो आप मेरा ख्याल दोनों से सीनियर हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा क्लियरली कहा था। अशर साहब जो मेंबर पॉलिसी हैं, ही कैटेगोरिकली सेड के जी आपके ऊपर हम कोई ड्यूटी, आपको वो नहीं कह रहे कि इंश्योरेंस बॉन्ड दें या वो दें, इन अनलेस अनटिल अनलेस कि आप 2 साल से नए हैं, रेंटेड प्रेमिसेस में हैं। ये एक दो शर्त थी, बल्कि वो कहते जी 90% से ज्यादा तो हम आपसे पीडीसी ले रहे हैं, हम आपसे कहते ही नहीं कि जी आप इंश्योरेंस गारंटी। और वो बड़े सरप्राइज हुए थे जब मैंने उन्हें ये बातें की कि जी नहीं, हम तो 90% केसेस में तो हम वो दे रहे होते हैं इंश्योरेंस गारंटी और बैंक गारंटी। तो मेरा ख्याल है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मजीद आप क्लैरिफिकेशन करके और हमारे सियालकोट कलेक्ट्रेट को भी इन्फॉर्म करें इस बारे में। सेकंड केस स्टडी है हमारी। ऑथराइजेशन जो दी गई वो पोस्ट डेटेड चेक और बैंक गारंटी दोनों के कॉम्बिनेशन पे दी गई। इसमें यूनिट ऐसा था जिसकी इंपोर्ट हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, और अगेन उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसकी टोटल प्रोडक्शन से 60% या उससे ज़्यादा थी। यूनिट का प्रोफाइल है उसकी, लास्ट 4 ईयर्स में 1488 मिलियन की उसकी एक्सपोर्ट है। और अगर हम उसके लास्ट 2 ईयर्स की ड्यूटी एंड टैक्सेस देखें, तो लास्ट 2 ईयर्स की ड्यूटी एंड टैक्सेस की एवरेज जो बन जाती, ड्यूटी एंड टैक्सेस बनते हैं वो 26 मिलियन ड्यूटी एंड टैक्सेस बनते हैं। और उसकी जो ड्यूटी एंड टैक्सेस की एवरेज है लास्ट 2 ईयर्स में, वो 13 मिलियन की ड्यूटी एंड टैक्सेस बनते हैं। अगेन क्योंकि 60% से ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट है एनुअल टोटल प्रोडक्शन का, तो इसको कैटेगरी A2 असाइन की गई। आईओसीओ ने इसकी वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स जो डिटरमिन की वो 88 मिलियन की वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स डिटरमिन की। इसके रेलिवेंट इनपुट गुड्स के पीसीटी हेड्स के अगेंस्ट जो ड्यूटी एंड टैक्सेस वर्कआउट हुए वो 51.7 मिलियन के ड्यूटी एंड टैक्सेस वर्कआउट हुए, यानी इसकी फेस वैल्यू जो कलेक्टेड इन डिटरमिन की वो 51 मिलियन थी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स डिटरमिन्ड बाय आईओसीओ। अब इसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस की एवरेज जो है, जो हमने पहले देखी लास्ट 2 ईयर्स की, जो इसने अवेल की हुई है वो 13 मिलियन की बनती है, जो लास्ट रो में जो सेकंड टेबल है आप देख सकते हैं। 13 मिलियन की एज पर रूल जो एवरेज एनुअल ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं एक्सपोर्ट्स में जो उसने यूज़ किए लास्ट 2 ईयर्स में, वो 13 मिलियन की एवरेज बनती थी इसकी। उसके इक्वलेंट जो है वो यूनिट ने पोस्ट डेटेड चेक प्रोवाइड किया। अब इसकी जो, क्योंकि जिस तरह पीछे हमने देखा कि फेस वैल्यू जो बन रही है वो अराउंड 52 मिलियन बन रही है, 51.7 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। 52 मिलियन के अगेंस्ट बाकी जो 13 मिलियन उसका बन रहा है वो उसने पोस्ट डेटेड चेक के अगेंस्ट उसने दिया। और बाकी जो 39 मिलियन की थी, यूनिट ने रिक्वेस्ट की कि वो 39 मिलियन की एक्सेस अमाउंट जो एक्सेस ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं उसकी ना वो बैंक गारंटी दे सकता है ना वो इंश्योरेंस दे सकता है, तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर दी जाए। अकॉर्डिंगली रेगुलेटरी कलेक्ट्रेट ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसने मजीद 12 मिलियन की बैंक गारंटी दे के टोटल 25 मिलियन की उसको फेस वैल्यू ग्रांट हो गई। यानी 25 मिलियन में से 13 मिलियन उसने पोस्ट डेटेड चेक का सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट दिया, और बाकी जो 12 मिलियन का था सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट वो उसने बैंक गारंटी की शेप में दिया।
थर्ड केस स्टडी है हमारी ऑथराइजेशन अगेंस्ट पोस्ट डेटेड चेक। इसमें यूनिट ने सिर्फ पोस्ट डेटेड चेक दिया है, उसकी इंपोर्ट हिस्ट्री भी है और वो 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। उसकी लास्ट 2 ईयर्स की ड्यूटी एंड टैक्सेस की एवरेज जो बन रही है वो 16.5 मिलियन बन रही है, जो क्योंकि उसने लास्ट 2 ईयर्स में टोटल ड्यूटी एंड टैक्सेस जो अवेल किए हैं वो 33 मिलियन के अवेल किए हैं। लास्ट उसकी 4 साल की, पिछले 4 साल की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 163 मिलियन की एक्सपोर्ट है। अगेन ये भी 60% से ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट्स हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी से, तो ये इसको भी कैटेगरी A2 असाइन की गई। स्पोर्ट्स गुड्स का मैन्युफैक्चरर है ये यूनिट, और इसको IOCO ने 7.7 मिलियन की इनपुट गुड्स की वैल्यू ग्रांट की। इस इनपुट गुड्स के अगेंस्ट जो है टोटल फेस वैल्यू जो कलेक्ट्रेट ने असर्टन की एज पर स्टैट्यूटरी रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो वो 2.7 मिलियन के ड्यूटी एंड टैक्सेस बनते हैं। अब इसकी ड्यूटी एवरेज जो हमने देखी लास्ट 2 ईयर्स की एवरेज में, वो 16.54 मिलियन ऑलरेडी इसकी एवरेज थी, तो ये एलिजिबल 16.54 मिलियन की ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल था। लेकिन क्योंकि IOCO ने इसको जो वैल्यू असर्टन करके दी और उसकी फेस वैल्यू, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फेस वैल्यू जो वो 2.7 मिलियन बनी, इसलिए इसको 2.7 मिलियन की ऑथराइजेशन दी गई अगेंस्ट पोस्ट डेटेड चेक। फाइनल केस स्टडी हमारी एनहेंसमेंट की है, जिसमें फेस वैल्यू जो है उसमें एनहेंसमेंट दी रेगुलेटरी कलेक्टरेट ने अगेंस्ट सबमिशन ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। ये यूनिट हमारा वो यूनिट है जो 20 मिलियन से ज़्यादा, जिसकी US $20 मिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट है इन लास्ट 2 ईयर्स। ये उसका प्रोफाइल है, लेकिन क्योंकि 20 मिलियन US से इसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी हम इंपोर्ट हिस्ट्री कंसीडर नहीं की गई। ड्यूरिंग एनहेंसमेंट ये देख सकते हैं आपके 23-24 और 24-25 में इसकी टोटल एक्सपोर्ट जो हैं वो 19,000 मिलियन बनती हैं, जो इक्वलेंट हैं US 69 मिलियन US के। अकॉर्डिंगली उसको कैटेगरी A1 असाइन की गई। ये वो उसकी प्रीवियस फेस वैल्यू है जो 1,000 मिलियन की उसके पास पिछली अप्रूवल थी, ऑथराइज फेस वैल्यू थी। इस टाइम के ऊपर उसको जो एनहेंसमेंट दी गई वो 350 मिलियन रुपीस की मजीद एनहेंसमेंट दी गई, और वो 1350 मिलियन उसकी टोटल फेस वैल्यू जो है वो बन गई। और इस केस में ये जो 350 मिलियन की एनहेंसमेंट दी गई वो पोस्ट डेटेड चेक के अगेंस्ट उसको दी गई। एहतशाम साहब हमारे एक्सपोर्टर हैं और EFS के यूज़र हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा सर, इसमें तो ये क्लियर है कि कोई भी जो न्यू कमर जो आएगा EFS के लिए उसको लिमिट नहीं दी जाएगी, वो तो चलेगी सारी गारंटी पे 2 साल। देखे ना, 2 साल उसको लिमिट नहीं दी जाएगी, तो कोई भी नया एक्सपोर्टर EFS पे आ ही नहीं सकता। तो फर्म जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा तो वो आ सकता है ना, हाँ जी, अगर उसके पास फर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो तब वो आ सकता है नया। नहीं ये फर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि फर्म कॉन्ट्रैक्ट की भी कोई इसमें है। यानी अगर एक न्यू कमर आता है और उसके पास फर्म कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर्स के साथ, उनका फर्म कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि ये है क्या चीज़, ताकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए उनके जहन से बात क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक यानी है, जो आपके पास कंफर्म ऑर्डर्स हैं तो उसकी बेस पे भी आप PDC के ऊपर उस बेस पे भी इंश्योरेंस गारंटी पहले 2 साल पे। जो फर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा वो कैटेगरी B2 में फॉल करेगा। ये रूल हमारा 873 है, अगर आप इसको देख लीजिएगा, और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर वो B2 में जाएगा, और वो बैंक गारंटी या इंश्योरेंस गारंटी ही उसको देना पड़ेगी। तो इसमें हम क्लियर कर लें कि कोई भी न्यू कमर 2 साल तक EFS PDC पे नहीं ले सकता, ये बात क्लियरिटी में आ गई।
अच्छा सर, दूसरा आप मुझे एक बात बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 2 साल की एवरेज ड्यूटी भी आप काउंट कर रहे हैं और आईओसीओ की भी जो कैलकुलेशन वो भी कर रहे हैं, और दोनों में से जो कम होगी आप वो कैलकुलेट करेंगे या किस तरह इसको करेंगे? सर आईओसीओ सिर्फ इनपुट गुड्स की वैल्यू डिटरमिन करके दे रहा है। हम जो ड्यूटी एंड टैक्सेस हम जो देख रहे हैं, जो एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपका सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन करने के लिए कर रहे हैं। आईओसीओ की जो वैल्यू है उससे आपकी जो एग्जेम्पशन है वो वर्कआउट होती है कि आपने कितनी ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जेम्पशन आपको मिलनी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक इस हवाले से क्वेश्चन है कि फॉर मेरी एक कंपनी जो मेरी अभी काम कर रही है उसको अभी एक कैटेगरी में आ रही है। मैंने एक ABC कंपनी कह लें, मैंने एक XYZ कंपनी एक दोबारा उसको प्राइवेट लिमिटेड करवाया या किया, उसकी वजह से उसका NTN चेंज हो गया। अब उस सिलसिले में मैं उस कंपनी को मैं कैसे डील करूँगा, क्योंकि मेरी सारी इंपोर्ट एक कंपनी पे हुई हुई है। अब मैं उसको उस पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो? हाँ जी, क्या मैं उसको फिर नए सिरे से स्टार्ट लूँगा? आप कलेक्ट्रेट के पास आएंगे, आप डिक्लेयर करेंगे जो भी आपकी नई प्रेमिसेस है और उसका एक कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, प्रेमिसेस सेम है। तो वो भी डिक्लेयर कर देंगे आप कलेक्ट्रेट को। हाँ जी। एक चीज़ इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी जो सारा हमने देखा है सिनेरियो, उसमें तो ये कह रहे हैं कि जी उस कंपनी की अभी एक्सपोर्ट है 1 करोड़ रुपया, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब मेरे पास ऑलरेडी 25 करोड़ का लाइसेंस है, मैं एक बात कर रहा हूँ, उसमें कैसे मैं सारी उस पर मुझे तो दोबारा करने के लिए वो बैंक गारंटियाँ या सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा, फिर सारा कैसे मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो सारी अमाउंट उस पर जिसका मैं ऑलरेडी अवेल कर रहा हूँ? चीजें ठीक हैं, और ये बिल्कुल एज ए स्पेशल केस है। ये समझ ले कि एक ही प्रीमिसेस के अंदर वो अपने बच्चों के साथ वो अपनी चीजें ट्रांसफर कर रहा है और उनको बीच में लेके आया है। तो इस सिलसिले में बोर्ड से मैडम ले सकती हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। वो कहते थे कि इसको ऐसे केसेस में अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन आप बोर्ड से भी तो ले सकते हैं ना इस पे क्लैरिफिकेशन। अगर एक्सप्लेन कर दूं कि एक पहले समझे प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, अब पार्टनरशिप कंपनी बनाई है उन्होंने। डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर इज सेम। पिछली कंपनी पे रेगुलर एक्सपोर्ट थी, अब जो नई कंपनी है उस पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट। तो जो पहला इंपोर्ट किया हुआ माल है वो एक तो ये कि दूसरी कंपनी पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। माल इंपोर्ट A पे किया था लेकिन एक्सपोर्ट B पे करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन इनका ये था। ऐसे तो ही वो कर सकते हैं ना सर, EFS यूजर दूसरे EFS यूजर को। मैडम आप, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लिमिट का मसला आ रहा है। इनपुट गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू अनदर EFS यूजर। अगर उसने EFS ले लिया है तो फिर वो उधर ट्रांसफर कर दे। तो कर ही नहीं सकता। लिया नहीं, अभी EFS लिया नहीं है उसने। तो लेके तो फिर ही करेगा ना, EFS पहले ले लेगा और फिर उसके बाद वो उधर से उस पे एक वन EFS यूजर कैन ट्रांसफर इट टू अनदर EFS यूजर। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप आइए, आप एक नया लाइसेंस लें अपनी कंपनी के लिए और उस पे काम करें, जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे करें। और जैसे ये मैं रूल पढ़ देती हूँ, 896 है, A user shall not be allowed to transfer the ownership or title of the manufacturing facility unless all outstanding customs duty, excise duty, and sales tax and other taxes are paid, and all other liabilities are discharged to the satisfaction of the regulatory collector. हो सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ लाज़िम मलज़ूम शराइत हैं जी। आपकी तमाम लाइबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, तो आप दूसरे यूनिट पे कर सकते हैं। EFS to AFS और उस पे अपना मटेरियल उधर एक्सपोर्ट करना है अंदर ही, और उसके हाँ। कंपनी उधर उसके नहीं शिफ्ट होगा। करेंगे। ये केस है, मैंने सारा स्टडी किया हुआ है। उनसे जवाब देंगे। सर ये इसको भी फिर रूल में कुछ हम निकाल सकते हैं, अगर ये खासतौर पर जो छोटे एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम है वहां पर वो नहीं तो हम इनके साथ बैठे और हुए आप हैं ना। यकीन करें, जिस बंदे ने आज तक इंपोर्ट नहीं की उसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। इफ ही हैज क्लेम्ड द सेल्स टैक्स, यू कैन ओनली क्लेम द सेल्स टैक्स ऑन द अमाउंट ऑन द री एक्सपोर्ट मटेरियल, दैट्स इट। उसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है एक सिंपल फॉर्मूले के साथ। आप एक न्यू कमर को कहते हैं कि तुम पहले 50 लाख से बिजनेस शुरू करो, फिर 50 लाख लाके कस्टम वालों को दो, और फिर हमें तुम्हें लाइसेंस देंगे EFS का। वो क्यों EFS पे जाएगा? और सियालकोट का इस मीटिंग का मेन प्रॉब्लम भी ये है कि अगर हमने गारंटीज, बैंक गारंटीज, कैश, इंश्योरेंस ही पे करनी है तो वो तो हम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट क्या निकाला आपने?
सर आप एक मिनट मुझे बताएं ना, एक नया बंदा के साथ आप बिजनेस शुरू करते हैं, एक नया बंदा है जिसका कोई पहले कोई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस या कोई उसकी पास हिस्ट्री नहीं है बिजनेस की, तो आप कुछ ना कुछ तो सिक्योर करेंगे कि उसको और दूसरे बंदे को जो 2 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या उसके दरमियान में कोई चेंज ना करें कि एक बंदा पहले दिन आया है और उसको भी हम वही ट्रीट करें, और जो बंदा हमारे पास 2 साल से कर रहा है उसको भी वही ट्रीटमेंट दें? मोहसिन साहब, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखें, जो न्यू कमर है, जिसने एक्सपोर्ट नहीं की, उसको छोड़ के अगर एक बंदे ने 2 साल में एक्सपोर्ट की है, इंपोर्ट नहीं की, कोई ड्यूटी टैक्सेस पे नहीं किए, देयर शुड बी अ वे टू कैलकुलेट द ड्यूटी टैक्सेस। और वो तरीका ये है कि अगर 2 साल में एक्सपोर्ट करके उसने सेल्स टैक्स क्लेम किया है तो उसी वो कर तो रहे हैं सर, अभी आपने पहला सिनारियो देखा तो है, उसमें उसकी कोई इंपोर्ट नहीं उसमें थी। उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि नहीं, अगर 2 साल में उसने इंपोर्ट नहीं की तो उसकी वैल्यू हम जीरो कंसिडर करेंगे। आप तो कह रहे हैं 2 साल उसको हो गए हैं एक्सपोर्ट करते हुए। हाँ जी, पर इंपोर्ट उसने कोई नहीं की, तो आप उसकी कैलकुलेशन तो कैसे वो करें? वही सिनारियो तो आपको पहला जो एक्सप्लेन किया वो वही है। उसमें उसको 2 साल हो चुके हुए थे, वो ए कैटेगरी में था, उसकी जो उसने इंपोर्ट कोई नहीं की हुई थी, तो उन्होंने दी तो है उसको ऑथराइजेशन। वो अथॉरिटी उनको दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि न्यू कमर, ने कहा नहीं हम नहीं देंगे। सर 2 साल न्यू कमर आप 2 साल जिसकी है उसको दे उसमें रहे हैं। सर कंफ्यूजन जोन से ना, आपकी तरफ से यह है कि वो पीडीसी एक्सेप्टेबल होगा, इनकी तरफ से सियालकोट कलेक्ट्रेट की तरफ से वो है कि जी वो उसको इंश्योरेंस गारंटी या बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ये चीज अभी आपने एग्जैक्टली कहा है कि एग्जैक्टली क्लैरिफिकेशन चाहिए, अभी इस पॉइंट की क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो कर देंगे सर, मैडम को हम इसमें क्लियर कर देंगे कि उसमें तो पीडीसी पीडीसी ही होगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे एक दो इशू हैं कि हमारे आईओसीओ के पास केसेस कुछ पेंडिंग हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारे साथ कलेक्टर आईओसीओ लाहौर से वो भी मौजूद हैं, और हमारे कोई 200 के करीब इस वक्त जो उधर हैं, और उनका ऑफिस सियालकोट में नहीं है। हमें वो केसेस लाहौर भेजने पड़ते हैं और फिर शिपमेंट्स रुकी रहती हैं जब तक कि अप्रूवल ना आए। तो उसमें भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़रा उसको स्पीड अप किया जाए, इस प्रोसेस को। मैम जी आप मैडम, कोई कोई इश्यूज हैं तो देखें, अगर कोई उसमें क्या इश्यूज क्या है, क्यों वो पेंडिंग है? सर इनके जो 61 यूनिट्स हैं जिनके 196 आईओआर्स जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग है, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो हैं कॉल डॉक्यूमेंट्स की वजह से, मतलब इनके पास। उसमें मेरी सजेशन कलेक्ट्रेट से ये है कि जब वो हमें एप्लीकेशन रेफर करते हैं आईओ सीओ को आईओआर इशू करने के लिए, तो वो उसके साथ जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इंस्टॉल्ड मशीनरी जो है और उनके पिछले सेल्स टैक्स रिटर्न्स वगैरह, इस तरह की वो सारी चीजें जब ईएफएस को क्लेम करते हैं ना, उस वक्त वो फाइल में लगती हैं। वो चीजें उस एप्लीकेशन के साथ आ जाए हमारे पास, क्योंकि जब एप्लीकेशन आती है वो सिर्फ एक पेपर होता है, या और हमारे पास ये जो ऑनलाइन भी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ यही होता है कि जी इनको आईओआर इशू कर दो। तो अगर फिर हम पार्टी से कांटेक्ट करते हैं कि जी आप हमें ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें, और मोस्टली सर 69 केसेस हैं ऐसे जिनमें ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो अगर इस तरह हो जाए तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा और वो फिर जल्दी होना शुरू हो नहीं, जाएंगे। बट अदर देन दो 69 केसेस, बाकियों में क्या है? आप कह रहे हैं ना 200 के करीब है। 196 है सर जिनके आईओआर्स हैं, 61 यूनिट्स एंड 196 कार्ड्स, एनालिसिस कार्ड्स। तो इन उसमें से सारों में 60 यही इशू है कि वो आपको सर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे? इसमें मैं 40 जो है वो एट द लेवल ऑफ अप्रूवल है सर, और 11 ऐसे हैं जिनमें विजिट मार्क हुई भी है, वो विजिट करना है यूनिट को, और 11 ऐसे हैं जो हमने कलेक्ट्रेट को रेफर बैक करने हैं। तो ये है सूरत हाल। और तो आप इसकी 6500 नहीं कोई क्या है मैडम, कब तक ये पेंडेंसी जो है लिक्विडेट हो जाएगी? रिक्वेस्ट है कि आईओसीओ का कोई नुमाइंदा सियालकोट में होना चाहिए जो कि अप्रोचेबल हो। ये सर अभी की नहीं, पिछले कई सालों से ये आईओसीओ के मसले चल रहे हैं, और वो लाहौर से कम्युनिकेट करना इज हमारा व्यू तो ये है एहतशाम साहब के आईओसीयू को रेफर ही नहीं होना चाहिए,
तो इसलिए हम तो उस पे काम कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह इसमें बेहतरी देखेंगे बहुत जल्दी। आइडियल सिनेरियो हो जाएगा ना, आइडियल हो जाएगा अगर इस तरह हो जाए तो। जी जी, मेरा नहीं, मैं आई एम नॉट ऑफ द व्यू कि हमें हर केस जो है उसको आईयूसीओ को रेफर करना चाहिए, क्योंकि सर कौन स्पेशली सी नई जिसमें आइटम्स हैं, वही आइटम्स हैं जो कि बार बार ऑलमोस्ट हर कोई उसी को ही कर रहा है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको एक नेशनल आईओआर की तरफ जाने का सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट वाइज आईओआर डिटरमिन के लिए इस्तेमाल हो। और वी आर वर्किंग ऑन इट। वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा ना, तो फिर ये आईयूसीओ जो हर चीज भेजने वाला है वो थोड़ा कम हो जाए। सर इसमें सजेशन एक ये थी कि अगर पीसीटी बजट में चेंज हो गया लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स चेंज नहीं हुई, तो वो मेरा ख्याल है, और ऑलरेडी इसके आईओआर डिटरमिन हो चुके हैं, तो वो कलेक्ट्रेट को अपने लेवल पे कर लेना चाहिए, वो हमें रेफर नहीं करने चाहिए। अभी हर चीज चले हमारे वो पास वो है। वो सही है, बट मैडम इसको फिर जरा काइंडली एक्सपेडाइट कर दें, अगर जितनी जल्दी हो सके इसमें। मैडम आप भी जो सियालकोट में जिनके ये मैडम आपसे शेयर कर लेंगी, उनके जो आपके पास इंस्टॉल्ड मशीनरी वाले हैं वो इनको भेज दें। जी सर। तो इसको जरा प्रायोरिटी पे कर दें। सियालकोट वाले 200 196 तो काफी बड़ा नंबर है। काइंडली इसको देख के तो इसको पेंडेंसी को लिक्विडेट करें जल्दी। जी सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर। मैं सर एक बात ईएफएफ वापस रिवर्ट कर रही हूँ सर, जैसे आपने लास्ट मीटिंग में कहा था कंक्लूसिव रिमार्क्स में हम ये दे दें, जैसे रिप्लेनिशमेंट का मैकेनिज्म आ गया हुआ है, तो जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट करते जाएंगे वापस इनको अपनी फेस वैल्यू मिलती जाएगी, और जो कि मिल रही है, हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं जो अपनी बैंक गारंटीज को रिलीज करवा रहे हैं और हम वो रिलीज कर रहे हैं, तो ये भी सर इनको देखें एक बड़ा फायदा और एक कुशन मिल रहा है। So many units have actually नहीं we appreciate जी, we are released, always appreciating कि ये we have released bank guarantees of many units जी after replenishment mechanism. जी थैंक यू वेरी मच सर वी अप्रिशिएट। ये तो उस वक्त पिछले कोई 2-3 महीने से ये बड़ा फिर हमारे साथ साथ काम हो रहा है और वी अप्रिशिएट। और मैं सर हमें एक और आपसे फेवर चाहिए कि हमारी कंपनीज जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ईएफएस के मामले में लापरवाही बरतने की वजह से कि माल यूनिट्स 2-2 3-3 है, अप्रूव एक कराया हुआ है, माल दूसरे में रखा हुआ है ईएफएस वाला, तो उनके ऊपर केसेस, तो वो केसेस में कोई इतनी जल्दी ना किया करें। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम दे दिया करें कि भाई ये चीज आपकी नहीं है, कोई आप 2-4 दिन में वो दोबारा उसको मौका दें। और वो केस बनने से ना जी बड़ा रेपुटेशन भी खराब होती है, फिर हाई अप्स तक ये आवाज जाती है कि शायद ईएफएस का मिस यूज हो रहा है। तो वेयर एज हमारे सियालकोट में मिस यूज बहुत ही कम होगा, लेकिन गलती जरूर हो जाती है कि मतलब एक बड़ा यूनिट है उसके 4 यूनिट्स हैं और उसने एक अप्रूव कराया हुआ है, माल किसी दूसरे तीसरे यूनिट में रखा हुआ है, तो वो उसकी गलती है। हम वी एग्री के वो गलती है, लेकिन उस पर थोड़ा सा कलेक्ट्रेट थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखे और उसे मौका दे कि भाई आप हम दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, विद इन 3-4 डेज आप चीज़ें अपनी स्ट्रीमलाइन करें। जी सर, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी कुछ सिचुएशंस जो हमने एनकाउंटर की। ये बिल्कुल ठीक है, एक से ज़्यादा जब ऑथराइज प्रेमिसेस पे सामान मिलता है तो नौयत होती है। जब ये कहते हैं ये हमारी प्रेमिसेस है तो सर हम उन्हें ज़रूर मार्जिन देते हैं। वो कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज है, हमें मालूम नहीं था, हम उन पे, और वो कहते हैं आइए इधर और रिकंसाइल कीजिए। हम सर वहाँ पे भी जाके रिकंसाइल करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो रिकंसाइल हो जाता है जीडी वाइज तो हम उसको उसका एडवांटेज दे देते हैं, और ये समझ के चले जी इनकी लैक ऑफ नॉलेज थी दूसरी तीसरी प्रेमिसेस की, आ जाइए तशरीफ लाइन कलेक्ट्रेट में, वहीं पे मैटर इनको सेटल करते हैं कि जी इसकी आप हमें भेजिए एप्लीकेशन, भेजते भी हैं फिर हमें एप्लीकेशन। उस सूरत में हम कॉन्ट्रवेंशन की तरफ नहीं जाते अगर माल रिकंसाइल हो जाता है। लेकिन सर अगर माल रिकंसाइल भी नहीं होता तो फिर एक डिफरेंट सिनारियो है। फिर सेकंड सिनारियो है कि जी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी एक दफ़ा के बाद दोबारा आइए, हमें मौका दीजिए दोबारा स्टॉक टेकिंग। सर हम वो भी करते हैं, एक से दूसरी दफ़ा, दूसरी से तीसरी दफ़ा भी स्टॉक टेकिंग करते हैं, टू द एडवांटेज ऑफ द एक्सपोर्टर, इसलिए कि रिकंसाइल हो जाए। अगर वो भी नहीं रिकंसाइल होता दूसरी तीसरी स्टॉक टेकिंग के बाद सर, फिर तो कुछ आगे कार्रवाई बनती है।
तीसरी सिचुएशन ये होती है सर, ये वॉलंटरी खुद ही आ जाते हैं कि जी ये वाकई माल रिकंसाइल नहीं हुआ, आप हमसे ड्यूटी टैक्सेस ले लें। तो सर फिर उस सूरत में हम उनसे ड्यूटी टैक्सेस ले लेते हैं। कॉन्ट्रावेंशन सर उस सूरत में बनती है जब इम्पोर्टर भी एक्सपोर्टर भी राब्ता ना करे, या सिचुएशन इतनी संगीन है कि वो वारंट करती है कि उसमें फिर कॉन्ट्रावेंशन बने, बिकॉज द अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड गुड्स आर रनिंग इनटू मिलियंस। उस सूरत में सर फिर कॉन्ट्रावेंशन बनती है। लेकिन हम पूरी हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि जहाँ प्रेमिसेस की भी गलती है वहाँ पे इसको ओवरलुक करें, उनको बुलाएं और उनको एजुकेट करें, और उनसे हम एप्लीकेशन डलवाते हैं कि आप आइए एप्लीकेशन डालें और इसको अपना लाइसेंस, हम लाइसेंसिंग उसकी करते हैं और उसको लाइसेंस देते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से यूनिट्स आए हैं जिन पे हमने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको गाइड किया है और उन्होंने हमसे बाकायदा लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लिए और वो लाइसेंस हो गए। जी हाजी साहब प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रेसिडेंट साहब थैंक यू वेरी मच। सर मैं मैडम साहबा, जो हमारी मैडम कलेक्टर साहबा की स्टेटमेंट को इंडोज करता हूं कि जो लोग आए हैं उन्होंने डेफिनेटली उनको अकोमोडेट किया है और उनको ये मौका दिया है कि वो अपनी चीज़ें दुरुस्त करें। इसके बावजूद सर मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये मेरे सारे हमारे जो ईएफएस यूज़र, आज हमने इन सबको बुलाया है और ये आप देख रहे हैं सर हाल हमारा भरा हुआ है, सब ईएफ यूज़र तशरीफ़ लाए हैं। मैं आज की इस मीटिंग के तवज्जुह से अपने प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आप सबको सर रिक्वेस्ट करता हूं जो ईएफएस यूज़र हैं कि आप मेहरबानी करके अपने यूनिट्स को अप टू डेट रखें, अपनी स्टॉक टेकिंग को अप टू डेट रखें ताकि केसेस ना बने और ईएफएस जो सिस्टम है ये बदनाम ना हो। एफबीआर में जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो इससे ये पता चलता है हालांकि वो हमारी नलायकी है, हमने कोई ना कोई उसमें रूल्स की वायलेशन की है, जैसे वो केस बन के वो ये जाता है कि जी ईएफएस का मिस यूज हो रहा है। तो ये मैसेज हमारी तरफ से जा रहा है हमारी नलायकियों की वजह से, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे। तो हमें अपने यूनिट्स जो हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए। कस्टम की तरफ से ये अलाउ है कि आपका कोई वेंडर है, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आप उसको ऐड करवाएं, कस्टम को इन्फॉर्म करें। वो मैडम की मैं मौजूदगी में ये कह रहा हूं कि वो आपको फौरन अलाउ करेंगी, अपना बंदा भेजेंगी, विजिट करेंगी, अपनी टीम को भिजवाएंगी, तो वो उसको सिस्टम में ले आएंगे। तो आपको कोई हैजल नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहसिन रफ़ीक साहब, चीफ कलेक्टर कस्टम्स एक्सपोर्ट्स, मैडम कलेक्टर सियालकोट, और आईओसीओ से हमारी मैम हैं जो असमत ताहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और तमाम एक्सपोर्टर्स और उनके नुमाइंदे और ईएफएस यूज़र्स, उन सब का भी बहुत शुक्रिया आज के इस मीटिंग में आने का। तो सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। और हमें आपके साथ मौजूदगी जो उनसे है ना, वो ऐसे होता है जैसे आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप कलेक्ट्रेट की तरफ से नहीं है, आप हमारी जुबान बोल रहे होते हैं, और वी फील वेरी कंफर्टेबल विद यू। और आप उधर बैठ के मेरा ख्याल है हमारे जो एसोसिएशंस और चैम्बर्स हैं उनको आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं मोहसिन साहब। तो वही तो सर ये एक्चुअली बात सही है, मैं हूँ आप लोगों का ही नुमाइंदा। सही बात है। आप तो ये और आप मतलब हमारे प्रॉब्लम्स को आप हमारी जुबान बोल रहे होते हैं वहां बैठ के, इन द सिंपल नहीं सर, वर्ड्स। वेरी वेरी काइंड। और इंशाल्लाह सर आप देखिएगा आगे जाके और ज्यादा इसमें आसानियां होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मैम, वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक थैंक यू। यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।